Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is infrastructure. Yesterday I have shared the notes of previous chapter. Hope you all have done with the notes. So now let's start the new chapter, infrastructure. What does it mean? बच्चे आपने वर्ड बहुत बारी सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके नॉर्मल लाइफ को, डेली लाइफ को स्मूथ बनाता है. एक सिंपल तरीके से, मतलब जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, हम घर में हैं, हम चेयर यूज़ कर रहे हैं, टेबल, बेड, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच इज़ बिल्ड टू प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन द इकोनॉमी. मतलब इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो डिफरेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो अब आता है आपका टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक होता है आपका इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसको हम बुक की हेल्प से पढ़ेंगे कि व्हाट आर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ये देखो क्या है. इट डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम, इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं? जो इकोनॉमी को अंदर से सपोर्ट करते हैं, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट इनडायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम, इट हेल्प द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड. जो आउटसाइड मतलब बाहरी तरीके से, बाहरी तौर पर कंट्री को सपोर्ट करते हैं. इसके लिए एग्जांपल हो गया, देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. की एनर्जी यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि हम बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ट्रेडिंग्स वगैरह करते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है ना. हम सामान बेचते हैं, खरीदते हैं. दूसरा है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, कि भाई हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हेल्दी रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, परफेक्ट हाउसिंग वगैरह उनको प्रोवाइड होगी, तो हाइजीनिक कंडीशन उनकी अच्छी होगी, तो बंदे जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे, जिसकी वजह से एक जो सामाजिक जो एक वो है फॉर्मेट है, जो एक सोशल फॉर्मेट है, वो भी स्ट्रांग रहेगा. दूसरा, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एंड दैट रेजेस द प्रोडक्शन. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इनसे क्या होता है कि ये आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनको बढ़ाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा होता है और इकोनॉमी स्ट्रांग होती है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करते हैं? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड दस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर. अब जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बंदे हैं वो हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, परफेक्ट हाउसिंग वगैरह उनके पास होगी, हेल्थ वाइज भी अच्छे रहेंगे, तो क्या होगा? उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगा, तो कंट्री के लिए अच्छा ही होगा. एक्सपेंडिचर ऑन इट विल रेज द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल. जब भी हम एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह पे खर्चा करते हैं, इसका मतलब हम अपनी फिजिकल कैपिटल को रेज कर रहे हैं. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इट रेज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इट विल रेज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, जबकि इट राइजेज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. ठीक है. अब आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले आता है इट राइजेज द प्रोडक्टिविटी. की इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री के जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन सर्विस होगी, जितना अच्छा बैंकिंग सर्विस होगी, एनर्जी, इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जितनी अच्छी होंगी, शिपिंग वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी कंट्री की बढ़ेगी. और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा हम ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इकोनॉमी राइज अप होगी. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. अब जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उतनी ही जगह हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं. भाई कम्युनिकेशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं. इंड्यूस एफडीआई. इंड्यूस एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो एक सिंपल सी बात है, जिस कंट्री में जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बाहर जो दूसरी कंट्री होगी वो उतनी ज़्यादा
हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई हाँ वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी है, बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी है, वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ जाके बिजनेस करना हमारे लिए ईजी रहेगा। राइजेज एबिलिटी टू वर्क। राइजेज एबिलिटी टू वर्क का मतलब क्या है कि आपके वर्किंग एबिलिटी को राइज अप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। ये क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जो भी आपका, जो हमने कल को पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग एक ऐसी एजेंसी होती है जो आपके बिजनेस को बाहर से हैंडल करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता है तो आउटसोर्सिंग भी अच्छी होगी, फैसिलिटेट होता है उसको। राइज साइज ऑफ द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा आपके मार्केट का साइज़ भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उतनी ही इजीली आप मार्केट पे अपने सामान को पहुंचा सकते हो, ला सकते हो, है ना। तो मतलब अब सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा है तो आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली पहुंचा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका मार्केट साइज ही बढ़ेगा। राइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा अच्छा है, अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिंग अच्छी होती है, ट्रेडिंग अच्छी होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अब आता है बेटा आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अब आता है आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आता है आपका कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको हम कमर्शियलाइज करते हैं, जिनको हम बेचते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा होता है आपका नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती हैं, जिनको हम कमर्शलाइज नहीं करते हैं, बेचते वगैरह नहीं है, जैसे जो रिन्यूएबल होती हैं, जैसे आपका वेजिटेबल हो, वेज वेस्ट हो गया, फायरवुड हो गया, ड्राई डंग्स मतलब काउ डंग केक जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। जबकि कमर्शियल में क्या है, जिनको हम कमर्शियलाइज करते हैं, जैसे हमारा कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी बेचते भी है ना उन्हें, जो एग्जॉस्टेबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा यूज़ करके, ठीक है। अब आता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है जो काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम से। जैसे कि हमें पता है कि हम कोल बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, हम पेट्रोल बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। द सोर्स इज बीइंग यूज्ड इन द टोटल डिसएग्री टू आर एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिन सोर्सेज को। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको अभी हमने नया नया यूज़ करना सीखा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होती है हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। और ये जो अभी हमने आज टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें कि आपका कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोनॉमिक सोर्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको बाय हार्ट आपने रिटन वर्क के साथ साथ आपको इसे लर्न भी करना है। और मैं आपको दोबारा लेट मी रिमाइंड यू कि किसी भी दिन आई विल कॉल ऑल द स्टूडेंट्स फॉर कॉपीज़ फॉर योर नोट्स, इवेल्यूटिंग योर नोट्स। और उस दिन मुझे आपके सारे नोट्स कंप्लीट चाहिए होंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको कॉपी में कीजिए, और उसमें से कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है, तो यू कैन कॉल और यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर।